सिलसिला मकतूब का चल रहा है। हमने आपको मकतूब की तारीफ बताई है कि मकतूब कहते हैं ख़त को। मकतूब किसको कहते हैं? ख़त को। मकतूब में अपनी ख़बर दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरे की ख़बर हासिल की जाती है, ठीक है ना। मकतूब का ही काम होता है। इसकी तारीफ बहुत सहल अंदाज में हमने आपको बताई थी कि मकतूब ख़बर खैरियत की तरसील का ज़रिया है। ख़बर खैरियत की तरसील का ज़रिया यानी ख़बर खैरियत मालूम करने और भेजने का ज़रिया है। पहला मकतूब आपने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का पढ़ा, जिसने अपने दोस्त सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम में ख़त लिखा था। दूसरा ख़त अब्दुल गफ़ूर शहबाज का आपने पढ़ा कि उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम में ख़त लिखा था। ये तीसरा मकतूब है मेहदी इफ़ादी का, मेहदी हसन का, जिन्होंने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम में ख़त लिखा है। इस ख़त को पढ़ने से पहले आप इसके मुसन्निफ़ मेहदी इफ़ादी का मुख्तसर तारुफ देखें। असल नाम मेहदी हसन। असल नाम क्या है? मेहदी हसन। मशहूर नाम मेहदी इफ़ादी। और यही नाम आपके किताब में जहाँ उनका तारुफ है ऊपर बतौर उन्वान के मेहदी इफ़ादी लिखा हुआ है। तो असल नाम मेहदी हसन, मशहूर नाम मेहदी इफ़ादी। पैदाइश 1828 ईस्वी, जाए पैदाइश गोरखपुर। इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। ज़बानें उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। उर्दू के अलावा मेहदी हसन या मेहदी इफ़ादी कह लीजिए, ये उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी पर भी महारत रखते थे। इन्होंने फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी क्या हासिल किया? महारत हासिल की है। मेहदी की शादियाँ, कुल शादियाँ कितनी हुई? वैसे तो कुल कितनी शादी हुई हैं? 3। आपकी किताब में, आपके निसाब में इनकी एक बीवी का तज़किरा है, उनको हमने लिखा है। तीसरी बीवी या आखिरी बीवी का नाम अज़ीमुन्निसा। क्या नाम था असल में? अज़ीमुन्निसा। बैनुल कौसैन करके जो ब्रैकेट के अंदर है बेगम मेहदी। बेगम मेहदी। सवाल ये पूछा जाता है कि मेहदी इफ़ादी की तीसरी बीवी, आखिरी बीवी अज़ीमुन्निसा किस नाम से मशहूर थी? तो उनका मशहूर नाम क्या था? बेगम मेहदी। जी, मेहदी हसन का एक मज़मून फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क। क्या मज़मून है? फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क। अच्छा, आगे देखें। इंतकाल 13 जून 2012 ईस्वी को। ये मुख्तसर सा तारुफ है मेहदी हसन का। नाम मेहदी हसन, मशहूर नाम मेहदी इफ़ादी, पैदाइश 1828, जाए पैदाइश गोरखपुर। जाए पैदाइश गोरखपुर। इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की। ज़बानें कितनी जानते थे? 3। उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी जानते थे। मेहदी की कुल कितनी शादियाँ हुई? 3। तीसरी बीवी का नाम क्या है? अज़ीमुन्निसा बेगम। ये बड़े दुख की बात है, एक आदमी 3-3 शादियां करता है और तुमसे एक बीवी का नाम नहीं याद रखा जा रहा है। इसलिए जो है समाज जो खतरे में है ना, इसी वजह से कि लोग बीवियों तक का नाम याद नहीं रखते, इसलिए बीवियां गुस्से में रहती हैं। बहरहाल देखो, मेहदी की कुल कितनी शादियां हुई? 3। तीसरी बीवी का नाम, आखिरी बीवी का नाम क्या? अज़ीमुन्निसा बेगम मेहदी से मशहूर थी। इनके मज़मून का नाम है फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क। इंतकाल हुआ है 13 जून 2012 ईस्वी को। आसानी के लिए आपके यहाँ मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात दोनों का जवाब दे दिया गया है, 2 अलग अलग कॉलम में है। उससे पहले हम ख़त पढ़ते हैं। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो मेहदी हसन ने, मेहदी इफ़ादी ने ख़त लिखा है, उसको पढ़ें। उसके पढ़ने से पहले मैं आपके सामने खुलासा बताऊं कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम मेहदी हसन ने जो ख़त लिखा है उसमें अपनी दोस्ती और अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे के हालात बयान किए। ये बयान करने की कोशिश की मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातब करके, ये बयान करने की कोशिश की कि उम्र हमेशा एक जैसी नहीं होती है, सेहत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उम्र के तकाजे के साथ साथ हालात और सेहत बदलते रहते हैं। हालात और सेहत बदलते रहते हैं। इसमें इन्होंने तज़किरा किया है कि हम जवानी में आग थे, इब्तिदाए इश्क में आग थे हम, और खाक हो गए इंतहा ये है। यानी पहले बहुत वलवला, जोश और बहुत ताकत और क़ुव्वत होती है, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके जोड़ों में दर्द होता है।
कमर में दर्द होता है, घुटने काम नहीं करते, रीढ़ की हड्डियां दर्द करने लगती हैं। तो बहरहाल दोनों हालात को बयान करने की कोशिश की है किसने? मेहदी हसन ने। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के सामने आ जाए तो बरसों पीछे की बातें करने लगता है, ठीक इसी तरीके से मेहदी इफादी ने अपने ख़त में मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो ख़त लिखा है, उस ख़त में मेहदी इफादी ने अपने बुढ़ापे और जवानी दोनों हालात ज़िक्र किए हैं। ठीक है ना, खुद ही पढ़ लेना। खुलासा मैंने आपको बता दिया है और ख़त लिखने वाले मुसन्निफ़ का तारुफ भी आप बता दिया है। देखो, मुख्तसर तरीन सवालात इधर आए हैं, मुख्तसर तरीन सवाल। इससे पहले इसमें अल्फाज़ व मानी भी हैं, है ना जी, और काफ़ी बहुत ज़्यादा भी हैं। तो बहरहाल याद तो सबको करना है। आप अल्फाज देख लें पहले। खुशसवाद, मज़ेदार, नुक्ता खेज़, नुक्ता पैदा करने वाला, लतीफ़, नाजुक, सुबुक, इनायतनामा, ख़त मकतूब, याद आवरी करना, नक़ाद, तनक़ीद करने वाला, सहाफ़ी जो तहज़ीब व सक़ाफ़त पर नज़र रखता हो, हाजी जो हज कर चुका है, दायरे नज़र में रखना, काविशों कोशिशों, लायक़ एतराफ़ एतराफ़ के काबिल, याद अय्याम गुज़रे दिनों की याद, मुस्तग़नी बेनियाज़ होना, किसी से कोई मतलब ना होना, जौबन जवानी, इब्तिदाए इश्क शुरुआती दिनों का इश्क, खाका अक्स तस्वीर, परस्तार चाहने वाला, मरतबत दर्जा मर्तबा, गढ़ा हुआ बनाया हुआ वज़ा किया गया, इस्तिलाह मखसूस माना के लिए बनाया गया लफ्ज़, असील मुर्ग की एक टांग किसी बात पर सख्ती से कायम रहना, ये मुहावरा है। फितना गिरी फसाद पैदा करने वाला, फतुहात फतह की जमा जीत, मैंने कल बताया आपको, पेशी हाज़री सामने लाना, परस्तान जहाँ परियों का क़याम हो, ज़ियारत किसी मुतबर्रक मकाम या किसी बुज़ुर्ग को देखना। ठीक है ना, मुख्तसर तरीन सवालात आप देख लें। इधर भी लिखा हुआ है, सवाल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, सिर्फ जवाब बोर्ड पर मौजूद है। ठीक है ना, सवाल नंबर 1 आप अपनी किताब में देखें। सवाल नंबर 1 है, मेहदी इफादी कब और कहाँ पैदा हुए? कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब मौजूद है, मेहदी इफादी 1828 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 किताब में देखें, मेहदी इफादी ने कितनी शादियाँ की थी? जवाब, मेहदी इफादी ने कुल 3 शादियाँ की। ठीक है ना, जवाब मौजूद है। सवाल नंबर 3, मेहदी इफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? मेहदी इफादी को उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेज़ी में, बोलो, फारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल थी। सवाल नंबर 4 है, मेहदी इफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? शादी कर रहे वो नाम याद रखे हम, ये भी झमेला है। चलो देखो, बेगम, मेहदी इफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? बेगम का असल नाम अज़ीमुन्निसा था और वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है। सवाल नंबर 5, मेहदी इफादी का असल नाम क्या है? वहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। मेहदी इफादी का असल नाम मेहदी हसन है जी। आगे देखें, मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में सबसे पहला सवाल है, मकतूब की तारीफ़ कीजिए। ये चौथी बार शायद मैं तारीफ़ करूंगा अगर कर रहा हूँ। मकतूब की तारीफ़, मकतूब कहते हैं ख़त को। मकतूब किसको कहते हैं? ख़त को, जिसमें ख़बर खैरियत मालूम की जाती है, अपना पैगाम भेजा जाता है और दूसरे का पैगाम वसूल किया जाता है, यही ख़त में होता है। सवाल नंबर 2 है, मेहदी इफादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। शायद मैंने नहीं, सवाल नंबर 2, मेहदी इफादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है इसका जवाब। उसकी वजह यह है कि मेहदी इफादी के बारे में 5 जुमले आप तारुफ से लिख सकते हैं। मेहदी इफादी कौन थे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कितनी शादियाँ की, क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा जी, कैसे थे, ख़ानदान कैसा था, सब कुछ आप तारुफ से लिख सकते हैं और किताब में भी मौजूद है। तीसरा सवाल है आपकी किताब में, मेहदी इफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया है और वो क्या कहना चाहते हैं? मेहदी इफादी ने अपने ख़त में अपने दोस्त मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया है और अपनी जवानी और बुढ़ापे के हालात बयान किए हैं कि उम्र के तकाज़े के साथ हालात बदलते रहते हैं। कभी जवानी में चाको चौबंद होते हैं, इसके बरक्स बुढ़ापे में ऐसा नहीं होता। जवानी में आदमी अलग जोशो वलवले में होता है, लेकिन बुढ़ापे में ऐसे हालात नहीं होते। ये सवाल नंबर 3, मुख्तसर सवालात के 3 सवाल हल कर दिए मैंने आपको बोर्ड पर। चौथा सवाल है, दर्ज झेल मुहावरों के माना लिखिए। दर्ज झेल मुहावरों के माना लिखिए, हम आपको लिख देते हैं जी।
درج ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے لکھا ہوا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیے۔ پہلا محاورہ ہے زیر و زبر ہونا۔ کیا ہے؟ زیر و زبر ہونا۔ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اوپر نیچے ہونا، پریشانی میں مبتلا ہونا۔ کیا ہونا؟ دیکھو اصل معنی تو اس کا کچھ اور ہی ہوگا۔ زیر و زبر کے ہونے کے معنی میں آتے ہیں، زیر و زبر ہونے کا معنی ہوتا اوپر نیچے ہونا۔ کیا ہونا؟ یعنی حالات کا بگڑ جانا، حالات کا بگڑ جانا، پریشانی میں مبتلا ہو جانا۔ اور نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے آنکھ دکھانا۔ کیا ہے جی؟ آنکھ دکھانا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غصہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تیسرا محاورہ یہاں موجود ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانا۔ 1 منٹ بتا رہے ہیں۔ سرسوں جمانا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، کسی کام کے نہ ہونے کی ضد پر اڑ جانا۔ سمجھ گئے؟ کسی کام کے نہ ہونے کی ضد پر اڑ جانا، یا کہو کہ کسی کام کے نہ ہونے دینے کی ضد پر اڑ جانا، کہ تم کر کے دکھا دو، اگر کر دو گے تو ہتھیلی پر سرسوں جما دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں کر سکتے، تو کسی کام کے نہ ہونے کی ضد پر اڑ جانا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 5 میں ہے درج ذیل الفاظ کے ازداد بنائیے، یعنی ضد کی جمع ازداد آتی ہے، جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ الٹا۔ کیا معنی آتے ہیں؟ الٹا، برعکس لفظ۔ تو دیکھیں ازداد کتاب میں کچھ الفاظ موجود ہیں۔ نمبر 1 جسم۔ جسم، اس کی ضد کیا آئے گی؟ روح۔ جسم کی ضد کیا آئے گی؟ روح۔ نمبر 2 دنیا، اس کی ضد کیا آئے گی؟ آخرت۔ کیا ضد آئے گی جی؟ آخرت۔ نمبر 3 حق، اس کی ضد کیا آئے گی؟ ناحق۔ اگلا لفظ ہے غربت، لفظ دیکھ لیں، غربت، اس کی ضد کیا آئے گی؟ امیری۔ کیا ضد آئے گی؟ امیری۔ غربت کی ضد کیا آئے گی؟ امیری۔ جی اگلا لفظ ہے نشیب۔ نشیب، اس کی ضد آئے گی فراز۔ نشیب کے معنی آتے ہیں نیچے، فراز کے معنی اوپر۔ نشیب کے معنی نیچے اور فراز کے معنی اوپر، تو ضد ہوا نا۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے حسن، اس کے معنی آتے ہیں خوبصورتی، تو اس کی ضد آئے گی قبح۔ کیا ضد آئے گی؟ قبح۔ قبح کے معنی آتے ہیں بدصورتی۔ قبح کے معنی بدصورتی۔ اگلا لفظ ہے اس میں ایمان۔ ایمان، اس کی ضد کیا آئے گی؟ کفر۔ کیا ضد آئے گی؟ کفر۔ تو مختصر سوالات کے بھی 5 سوال میں نے آپ کو حل کر دیے۔ 3 سوال کے جواب ادھر موجود ہیں اور 2 سوال کے جواب ادھر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر والا محاوروں کے معنی لکھے ہوئے ہیں، زیر و زبر ہونا مطلب پریشانی میں مبتلا ہو جانا، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ آنکھ دکھانا غصہ کرنا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا کسی کام کے نہ ہونے کی ضد پر اڑ جانا۔ اس کے بعد ازداد ہے جسم، اس کی ضد روح، دنیا کی ضد آخرت، حق کی ضد ناحق، غربت کی ضد امیری، نشیب کی ضد فراز، حسن کی ضد قبح اور ایمان کی ضد کفر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دیکھو نیچے طویل سوالات ہیں۔ طویل سوالات میں پہلا سوال مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ یہ آپ کا کام ہے، اس لیے کہ جب مرزا اسد اللہ خان غالب کا مکتوب ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، اس وقت مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء پر تفصیلی بات کی تھی کہ اس کی ابتدا 19ویں صدی عیسوی میں یا اس سے پہلے شیر شاہ سوری کے دور میں ہو چکی تھی۔ بتایا نا، شیر شاہ سوری کے دور میں ہو چکی تھی، اور اس وقت میں خطوط کی زبان فارسی تھی۔ کون سی زبان تھی؟ فارسی۔ بعد میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے فارسی کو کس میں منتقل کر دیا؟ اردو میں۔ بعد کے لوگوں نے غالب کو اردو خطوط کا موجد اول کہا ہے، حالانکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے مکتوب لکھے جا چکے تھے، لیکن مرزا غالب کے بعد مکتوب میں سادگی پیدا ہوئی اور بے تکلفی پیدا ہوئی۔ یہ ہے مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء پر مختصر سے گفتگو۔ نہیں، سادگی کا مطلب ہوتا ہے جھمیل سے صاف ستھرا رہنا، جھنجھٹ نہیں ہو جس میں، اس کو بولتے ہیں سادہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ اور سوال نمبر 2 ہے مہدی فادی کے مکتوب نگاری کا فنی جائزہ لیجیے۔
مہدی افادی کی مکتوب نگاری کا فنی جائزہ لیجیے. یہ تو ہم لکھ کر بھی آپ کو نہیں دیں گے, ویسے آپ کے کام کا بھی ہے نہیں, اگر آپ کرنا چاہیں گے تو پھر بھی گروپ میں بھیج دیا جائے گا. نمبر 3, غالب اور مہدی افادی کے خطوط کے فرق کو واضح کیجیے. مہدی اور غالب نے جو خط لکھے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟